वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी डायरेक्ट टैक्स की। तो उसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए। अच्छा, पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था लास्ट क्लास में, वो आप लोगों को वीडियो सेक्शन में मिलेगा। वीडियो सेक्शन में मिलेगा, इस बैच में सेव नहीं हो पाया तो वीडियो सेक्शन के अंदर मिलेगा लेक्चर नंबर 1। तो ये हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और जो लोग स्टोर से देखेंगे उनको तो वहीं पे मिल जाएगा, साथ में उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग बैच से देखते हैं क्लास, तो बैच में वीडियो सेक्शन के अंदर ऑप्शन में मिलेगा, स्टोर में अवेलेबल है 1 और इसके बाद 2, आपको यही देखना है। और शुरू करते हैं। प्लीज कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट टॉपिक तो आप लोग पूछिए। कोई भी डाउट है फ्रॉम द लास्ट टॉपिक आप लोग पूछिए। तो हमने सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, प्रोविजो पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पढ़ा था और सर्कुलर एक्सेट्रा ये पढ़ा था। अब आगे चलते हैं बच्चों। डेफिनेशन ऑफ असेसी। असेसी क्या होता है और थ्योरी के लिए टॉपिक है, पेपर में आने लायक टॉपिक है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसी? असेसी क्या होता है हमारे पास? बच्चों एक चीज आप समझना, जैसे टीचर के लिए स्टूडेंट होता है, सीए के लिए क्लाइंट होता है, डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, टैक्सेस में पर्सन को असेसी बोला जाता है। तो असेसी का मतलब है जिसको डिपार्टमेंट असेस कर सकता है या असेस कर चुका है। और क्वेश्चन ये आता है कि यहां सभी एसएससी होते, जैसे आप लोग हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो क्या आप लोग भी एसएससी हैं या फिर नहीं है? क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चों लॉ मेकर्स अभी डिफाइन करेंगे कि हम यहां पे वर्ड जिसको असेस किया जाता है, जिसने कुछ देना होता है टैक्स में, उसको असेसी बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट नहीं बोलते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आप असेसी हो, लेकिन क्या हम सारे एसएससी हैं या कुछ लिमिटेड लोग ही एसएससी हैं, वो हम समझते हैं। ओरली समझते हैं पहले। जिसने सरकार का 1 रुपया भी देना है, जिसने सरकार का 1 रुपया भी देना है, अगर आपने सरकार का 1 सिंगल रुपया भी देना है तो आप देश में असेसी हो। डिपार्टमेंट आपको असेस करके पैसे लेने की पूरी पावर है किसके पास? डिपार्टमेंट के पास। लेकिन इसके अलावा भी 3 और केस है जहां पे शायद आपने टैक्स ना भी देना हो, फिर भी आप क्या बन जाएंगे? असेसी बन जाएंगे। तो पहला तो पार्ट है, अगर आपने सरकार का कुछ देना है तो दे कैन रिकवर मनी एट एनी टाइम, और असेस करने की आपको उनके पास पावर है, असेस करके आपसे टैक्स ले लेंगे। और 3 और केस हैं जहां पे आप लोग शायद टैक्स तो ना पे करें, पर डिपार्टमेंट के पास आपको असेस करने की क्या है? पावर है। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है कि असेसी के 2 पार्ट है, एक एक्चुअल और एक क्या? डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी में शायद उसका टैक्स ना भी पेबल हो, फिर भी उसको आपके नॉलेज के लिए उसको टैक्स पे करना, मतलब वो असेसी होकर चलेगा। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप पेपर देते हो एग्जाम के, तो अगर आप पेपर देते हो तो ये तो है नहीं कि जब आप पेपर देते हो क्यों बिना चेक के रिजल्ट आता है, बोले चेक करते हैं कि नहीं करते, यस और नो। तो ऐसे डिपार्टमेंट भी असेस करता है इस पर्सन की 1 नंबर की इनकम, 2 नंबर की इनकम, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और असेस करने के बाद अपना रिजल्ट दे देते हैं कि भाई आपका टैक्स और बनता है या फिर जो आपने भरा है वो क्या है? ठीक है। लिखते हैं, इट मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable. In addition, it includes, ये एक पर्सन है
जिसको कोई टैक्स या अदर सम का मतलब कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, अदर सम का मतलब उन्होंने कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी पे करके चलनी है। तो अगर आपने 1 रुपया भी देना है, अगर आपने 1 रुपया भी देना है ना डिपार्टमेंट का, टैक्स की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, पेनल्टी की फॉर्म में, तो देश में आप क्या हैं, असेसी हैं। डिपार्टमेंट आपको नोटिस देके आपसे पैसे की रिकवरी कर सकता है एट एनी टाइम, क्योंकि सरकार का आपने टैक्स क्या करना है, दे के चलना है। पॉइंट समझ आया? तो असेसी वो है, आपकी नॉलेज के लिए, एक पर्सन जिसने कोई टैक्स या कोई अदर सम देकर चलना है, वो असेसी है आपकी काइंड नॉलेज के लिए। और साथ में इन एडिशन इट इंक्लूड्स, ये डीम्ड असेसी की डेफिनेशन है, ये डीम्ड असेसी की डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स। अब क्या आ रहा है, एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding का मतलब होता है बच्चों नोटिस से, अंडर दिस एक्ट has been taken for assessment of। अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग मतलब कोई कार्रवाई चल रही है, और जब भी कोई कार्रवाई होती है तो आपको नोटिस जरूर इशू होता है, किसी न किसी सेक्शन में आपको ऊपर नोटिस इशू होगा। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई चल रही है तो कार्रवाई के बाद जब पूरी होने लगी तो असेस तो किया जाएगा। कार्रवाई पूरी होने का मतलब है कि आपको चेक किया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, तो वहां भी डिपार्टमेंट आपको क्या करता है, असेस करके चलता है। किस काम के लिए असेस करता है? उसकी इनकम देखने के लिए, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन in respect of which he is assessable or loss sustained by him or by such other person। बच्चों उसके ऊपर नोटिस क्यों दिया जाएगा, उस पर्सन के ऊपर नोटिस क्यों दिया जाएगा? उसकी इनकम को चेक करने के लिए, इनकम ऑफ अदर पर्सन जिसके लिए वो असेसेबल है। जैसे देश में माइनर की इनकम पे टैक्स मम्मी और पापा पे करते हैं जनरली, एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है, बट जनरल रूल ये है कि माइनर की इनकम पे माँ बाप टैक्स पे करते हैं। तो आपको जो नोटिस आया है वो आपके बच्चे की वजह से आया है, ठीक है, बच्चे की इनकम की वजह से आया है, तो भी आप मतलब आपकी खुद की इनकम या किसी और की इनकम जिस पर टैक्स आपने पे करके चलना है। या फिर क्या, लॉस, आपने लॉस दिखाया है, आपकी नॉलेज के लिए आपने लॉस दिखाया है। तो अगर आपने लॉस दिखाया है तो भी डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, असेस करने की पावर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, पॉइंट क्या है, अगर आपके खिलाफ कोई नोटिस आया, क्यों आया, इनकम के लिए या किसी और की इनकम पे आपने टैक्स पे करना है इसीलिए, या फिर लॉस को चेक करने के लिए, तो देश में आप क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। अगर नोटिस आ गया, देखो मान लो आपके घर पे नोटिस आ गया, डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए है, जबकि आपकी इनकम नहीं है, बाद में पता लगा इसकी इनकम तो कुछ भी नहीं है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, तो लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने आपको पूछताछ की, आपने जवाब दिया, असेस तो कर लिया ना, आपको बोली यस और नो। असेस करने के बाद इनकम निकले ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उस साल तो आप असेस हो ही गए। हाँ, अगले साल कोई नोटिस नहीं आया, अगले साल कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप कोई भी असेसी नहीं बन के चलेंगे। पर जिस साल के लिए आपको कोई नोटिस इशू हो गया है, तो नेचुरल बात है, डिपार्टमेंट विल डू द असेसमेंट एंड गिव द रिजल्ट वट एवर होकर चलेगा। पॉइंट समझ आया सभी को? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब है आपके खिलाफ नोटिस जो आया है, इनकम के लिए, दूसरे की इनकम के लिए, लॉस के लिए, और चौथा आपकी काइंड नॉलेज के लिए, फोर्थ आपकी काइंड नॉलेज के लिए रिफंड। आपने कोई रिफंड अप्लाई किया होगा, द अमाउंट ऑफ
refund due to him or such other person, amount of refund due to him or such other person। तो बच्चों जो आपका रिफंड आएगा उसके लिए पॉइंट समझिए। पॉइंट ये है आपका टैक्स ज्यादा चला गया तो आपने डिपार्टमेंट को डाटा दिया, डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, एक बार हमें डिटेल दो आपने आपका रिफंड कैसे बनता है, तो तब भी वो आपको तो नोटिस देंगे, चाहे एक्चुअल में जो सोचा था वो हो ना हो, लेकिन आप उस साल के लिए क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे, क्योंकि असेस तो करेंगे फिर आपको, और सही गलत जो भी है वो उसके बाद पता लग जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे किसी पर्सन को लॉस हो जाए, लॉस मेकिंग की कोई वैल्यू होती है? नो। बैंक उसको लोन नहीं देता, घर वाले उसको उल्टा सीधा बोलते हैं लॉस मेकिंग वाले को, लेकिन टैक्स में लॉस मेकिंग का बहुत फायदा है। आपके नॉलेज के लिए अगर हम बात करें टैक्स में लॉस मेकिंग का बहुत फायदा है आपकी काइंड नॉलेज के लिए। बच्चों कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। और तो बच्चों टैक्स में लॉस मेकिंग का बहुत फायदा है, वो कैसे फायदा है वो मैं आपको समझाता हूं। अंजलि एक पेज की नोटिंग की है हमने, ठीक है, अकॉर्डिंगली छोड़ लेना। तो बच्चों टैक्स में क्या है, जैसे कंपनी का टैक्स रेट जो है ना, लिखना नहीं है, वो 30% है अप्रोक्सीमेटली और 25% है। पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स का रेट है वो 30% है। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स का रेट कितने परसेंट है बच्चों? 30% है। मतलब 1 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे 30 पैसे सरकार को देंगे, 100 रुपए कमाएंगे तो 30 रुपए सरकार को देकर चलेंगे। समझ आया पॉइंट? तो पार्टनरशिप फर्म में 30% है, वैसे 30 और कितना है 25% है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हेयर? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हेयर, वो आप समझिए। कंसिडरेशन का पॉइंट ये है बच्चों कि अगर आपको लॉस आ जाता है, लेट्स से फर्स्ट ईयर में, शुरू में इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, मशीनें खरीदी हैं, ये खरीदा, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मान लो आपको 50 लाख का लॉस आ जाता है, तो बच्चों 50 लाख का लॉस का मतलब है 15 लाख से ऊपर का टैक्स बेनिफिट। मतलब अगर आपको इस साल लॉस आया, फ्यूचर में जब आपको 50 लाख तक की इनकम आएगी तो बच्चों आप उस इनकम को क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। कैसे? मान लो सेकेंड ईयर आपको 12 लाख का प्रॉफिट आया, तो 12 में से लॉस कितना सेट ऑफ हो जाएगा? 12। इनकम नील और टैक्स भी क्या? नील, और बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों के लिए कितना? 38 लाख। 38 लाख रुपया। एक साल का लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। एक साल का लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है बिजनेस का खासकर। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी ने 50 लाख का लॉस दिखा दिया, डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा कि नहीं करेगा? बोले यस और नो। बिकॉज अगर वो चेक नहीं करेंगे, छोटे मोटे लॉस को तो वो नहीं देखते, लेकिन बच्चों अगर लॉस ज्यादा है तो आपको नोटिस आ सकता है। और बच्चों इसीलिए नोटिस आता है कि एक बार अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 8 साल तक आप तो लॉस का फायदा उठा लोगे, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके दिखाते रहोगे और उसमें से लॉस क्या करते रहोगे? सेट ऑफ करते रहोगे। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, टैक्स प्लानिंग की पॉइंट। अगर आपका कोई क्लाइंट है, फर्म, कंपनी खासकर, और उसका फर्स्ट ईयर में लॉस आ रहा है जेन्युइन, कई बार इंसान कहता है मत दिखाओ लॉस, खर्चे रहने दो, मत दिखाओ यार, क्या करना है लॉस दिखा के। फर्स्ट ईयर में अगर जेन्युइन लॉस बनता है तो ठोक के दिखाना है। समझ आई बात? अगले कुछ साल उस क्लाइंट के टैक्स फ्री बन जाएंगे। समझ लो बात मेरी, टैक्स फ्री बन जाएंगे। मान लो ये क्लाइंट ऐसा सिस्टम बनाता है कि हर साल 6-6.5 लाख का प्रॉफिट दिखाता है, 6 × 8 48 लाख, इसका बेनिफिट वो अगले 8 साल तक उठाएगा। समझ आई बात? देखो चलते चलाए बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा होता है, फिर एकदम लॉस दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर शुरू के 1-2 सालों में आप लॉस दिखा सकते हो और बनता भी है जेन्युइन। अगर आप रिलायंस की बात करें, रिलायंस क्या करता है, शुरू में हैवी लॉस दिखाता है, मशीनरी खरीदी होती है, एक्स्ट्रा खर्चे किए होते हैं, इनकम होती नहीं है, और अगले कुछ साल उनके क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ के चलती। समझ आया पॉइंट? तो ये टैक्स में एक बेनिफिट है, लॉस की बहुत कीमत है। समझ आई बात? एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले 8 साल आप उसके मजे लेकर चलोगे। और बच्चों 50 लाख का मतलब 30%, 15 लाख रुपए का टैक्स क्या है? बेनिफिट है आपकी काइंड नॉलेज के लिए। समझ आया पॉइंट सभी को? तो अब किस चीज के लिए नोटिस ज्यादा था? इनकम के लिए।
दूसरे की इनकम के लिए, लॉस के लिए और क्या, रिफंड के लिए। नोटिस अगर आपके घर पे आ गया, कार्रवाई चल रही है, चाहे आपका टैक्स देना बने ना बने, फिर भी आप देश में क्या बन जाओगे, असेसी बन के चल जाओगे। पॉइंट समझ आया सभी को? फिर आपके पास नंबर 2 पॉइंट, नंबर बी पॉइंट, मेन पॉइंट नंबर बी, मेन पॉइंट नंबर बी, एवरी पर्सन who is deemed to be an assessee under any provision of this act, who is deemed to be an assessee under any provision of this act. Example, agent of non-resident, legal hire in case of death, trustee in case of trust, trustee in case of trust। 3 पॉइंट लिखे हैं हमने यहां पे, एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ, ट्रस्टी इन केस ऑफ क्या, ट्रस्ट। अब सुनिए इसका मतलब क्या होता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है, जैसे देश में कोई नॉन रेजिडेंट ने आके बिजनेस करना है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर नॉन रेजिडेंट ने देश में बिजनेस करना है तो नॉन रेजिडेंट को भारत में अपना एजेंट अपॉइंट करना क्या है, मैंडेटरी है। जो उसके बिहाफ पे गारंटी देगा सरकार को कि कल को अगर ये टैक्स नहीं देता तो टैक्स की भरपाई सारी मैं करूंगा उसकी, क्योंकि वो भाग जाएगा कभी भी फ्लाइट लेके, हम किसको पकड़ेंगे, हम किसको पकड़ेंगे? हम विजय माल्या को तो पकड़ नहीं पा रहे जो इतने पैसे लेके भाग गया, और थोड़े मोटे टैक्स वाले को कहां से पकड़ लेंगे? तो सरकार ने इसीलिए ऐसा बोला कि जो एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट है वो डीम टू बी एसएससी। एक्चुअल एसएससी तो कौन है, नॉन रेजिडेंट, तो उसका एजेंट डीम टू बी क्या बनेगा, एसएससी बनेगा, क्योंकि उसको एनआर की टैक्स लायबिलिटी क्या करनी है, पे करके चलनी है इंडिया के अंदर। किसी की डेथ हो जाए तो बच्चों, किसी की डेथ हो गई तो उसका सन या डॉटर जो भी लीगल हायर है, अब वो उसका टैक्स पे करेंगे। तो एक्चुअल एसएससी तो फादर थे, पर उनकी डेथ हो गई तो सन उनकी टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगा, वो क्या बन जाएगा, डीम टू बी क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में पुजारी, ये जो मंदिर के कर्ता धर्ता हैं वो डीम टू बी एसएससी है, क्योंकि मंदिर तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और भगवान शिव को कैसे कहोगे आप टैक्स दे दो, मतलब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है लॉ की नजरों में, मतलब जो एंटिटी क्रिएटेड है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ट्रस्टी डीम टू बी क्या होता है, एसएससी। एक्चुअल एसएससी तो ट्रस्ट होती है, पर ट्रस्टी टैक्स देने के लिए क्या होता है, लायबल होकर चलता है। तो यहां पे अब अपने लिए लायबल नहीं हो रहे, किसी दूसरे के लिए लायबल हो रहे हैं, इसलिए आप डीम टू बी क्या है, एसएससी होकर चलेंगे। नंबर सी, एवरी पर्सन who is deemed to be an assessee in default under provision of दिस एक्ट, इस एक्ट में एग्जाम्पल, पर्सन फेल टू फुलफिल द ड्यूटीज, पर्सन फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, और जो ऊपर हमने पॉइंट नंबर ये ए लिखा है, बी लिखा है एंड सी लिखा है, ये डीम्ड एसएससी की डेफिनेशन है। पॉइंट ए बी सी ये डीम्ड एसएससी की डेफिनेशन है। अगर आप ये लाइन अंडरलाइन, एसएससी इन डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्टर हैं, आपने कानून तोड़ा है, इनकम टैक्स का लॉ तोड़ा है किसी प्रोविजन का, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट है इक्वल टू क्या बन जाएंगे, एसएससी बन जाएंगे। सुनिए
आज देश में ना, जैसे आप कोई भी गाड़ी ले लो, कार, 4 व्हीलर, आज अब देश में कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी ले लो तो ये रूल है कि गाड़ी कंपनी को आपसे आपका पैन नंबर लेना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी वाले साल में जितनी गाड़ियां बेची हैं, नाम पैन नंबर वाइज मिनिस्ट्री को लिस्ट अपडेट कर देते हैं, और मिनिस्ट्री फिर देखती है कि इस पर्सन ने ये गाड़ी ली इतनी बड़ी 40 लाख की, और इनकम टैक्स में डाटा तो 2 लाख का शो करता है सिर्फ, तो फिर ऐसे लोगों को क्रॉस चेकिंग से पकड़ा जाता है। अगर कोई गाड़ी कंपनी पैन नंबर लेना भूल गई जो उसको लेना जरूरी था, तो वो डिफॉल्टर है कि नहीं, बोलिए यस और नो। तो जैसे ही आप डिफॉल्टर हो, डिपार्टमेंट के पास आपको असेस करने की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, करें ना करें, लेकिन आप डीम टू बी क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। समझ आया पॉइंट? आप बैंक में कोई एफडी करा लो, एफडी कराओ, बैंक का ब्याज अगर साल का 40,000 से ऊपर है तो बैंक वाले उस पर टैक्स काटते हैं, इसको टीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडीएस। अगर आप वो काटना भूल गए तो बच्चों, तो भी आप असेसिंग क्या बनोगे, डिफॉल्ट बनोगे। तो आपने कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, कोई टैक्स काटना था वो टैक्स नहीं जमा कराया, तो आप डिफॉल्टर बने, जहां लॉ थोड़ा साथ के साथ ही आप क्या बन जाएंगे, असेसी बन के चल जाओगे। मेरा पॉइंट समझ आया? तो देश में पहले पॉइंट में सबसे ऊपर ये था, ए पॉइंट से ऊपर आपने कुछ देना है टैक्स, तो आप असेसी हैं। लेकिन बाकी पॉइंट में टैक्स ना भी देना हो, अगर आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है लॉस को लेके, वहां कोई टैक्स नहीं देना, रिफंड को लेके टैक्स नहीं देना, कार्रवाई चल रही है तो असेसी हो, दूसरे की लायबिलिटी पे करनी है तो असेसी हो, और जहां पे आप ड्यूटी फुलफिल करने में फेल हो गए तो भी देश में आप क्या हो, असेसी की डेफिनेशन में होकर चलोगे। पॉइंट समझ आया सभी को? चले लिखें आगे, डाना ये लिख लिया सबने, कोई डाउट है इस पर पूछिए, एग्जाम्पल लिखते हैं इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल, डिटरमाइन वेदर person is an assessee in following cases। आपको बताना है ये पर्सन असेसी है कि नहीं है इन केसेस के अंदर। पर्सन इज एन असेसी इन फॉलोइंग केसेस। एक्स है, उसकी इनकम 2,05,000 है, और लेट से उसका टैक्स कुछ नहीं बनता। एक एक्स है, उसकी इनकम 2,05,000 है और उसका कुछ भी टैक्स नहीं बनता, तो बताओ आपके नॉलेज के लिए क्या ये असेसी है? नो। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊपर के पहले पॉइंट में आता नहीं, ऊपर के पहले पॉइंट में आता नहीं है असेसी में, और ना कोई नोटिस इशू है, ना डिफॉल्टर है, और ना ही दूसरे के लिए पे करना है, किसी पॉइंट में आकर नहीं चलता। तो आप लोग जो स्टूडेंट लाइफ में आपकी इनकम अभी नहीं है तो यू आर नॉट दी एसएससी। या तो आपके खिलाफ कोई नोटिस हो तो एसएससी हो, या कोई पे करना हो, आपने दूसरे का कोई टैक्स नहीं जमा कराना, और ना ही कोई आपने प्रोविजन तोड़ा है, तो आप किस पॉइंट से एसएससी होकर चलोगे? नंबर 2, एक्स की इनकम 6 लाख है और टैक्स ड्यू है। बोलिए असेसी है कि नहीं है? यस और नो? यस। आपने टैक्स देना है तो फिर आप असेसी भी हैं देश के अंदर। एक्स हैविंग अ लॉस ऑफ ₹1 लाख, फाइल्ड रिटर्न टू डिपार्टमेंट। अब आप बताओ, आपको 1 लाख का लॉस है और डिपार्टमेंट को आपने डाटा फाइल कर दिया, असेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले यस और नो? यस, बिल्कुल। वो तो अच्छा, आपको इनकम कम भी है। देखो आपकी इनकम 2 लाख में आपने रिटर्न भर दी, 2 लाख में भी टैक्स नहीं बनता, डाटा फाइल कर दिया, चेक तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर कोई डाटा आप डिपार्टमेंट में फाइल करोगे तो दे नीड टू चेक डाटा। समझ आई बात? आपके घर पे कोई लेटर है, खोल के तो देखोगे, बोले यस और नो? तो ऐसे डिपार्टमेंट में कोई डाटा जाएगा, वो चेक तो करेंगे करेंगे, इसलिए एसएससी तो फिर वो बनेगा ही बनेगा। फिर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
issue the notice to X Limited regarding claim of loss of ₹50 lakhs। आपके घर पे नोटिस आ गया है, बोलिए एसएससी हो कि नहीं हो, यस और नो? यस। कार्रवाई है तो असेस तो अब करेंगे करेंगे। ठीक है। पीएनबी बैंक फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, एक टैक्स होता है, फेल हो गए, तो बोलिए डिफॉल्टर है कि नहीं है बच्चों, यस और नो? बोलिए। तो डिफॉल्टर है तो साथ के साथ क्या है, एसएससी भी है। ओके, पूछो। जो भी ड्यूटी है, बच्चे यहां पे पीएनबी की बात कर रहे हैं, पीएनबी लिखा है ना। डिफॉल्ट किसने किया है, बैंक ने किया है, तो बैंक को एसेस किया जाएगा, एक्शन विल बी, पेनल्टी इसके ऊपर लगाई जाएगी, भी आपने लॉ क्यों तोड़ के चला है। जी बच्चे इंटरेस्ट जो भी है उसमें तो लॉ मेकर्स ने तो ड्यूटी बैंक को दिया कि बैंक को एक टैक्स काटना है। जिसका इंटरेस्ट कटा है उसके ऊपर तो कोई ड्यूटी है नहीं, वो तो कह रहा काट लो, मैंने कब मना किया है। तो यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां हम इसकी बात कर रहे हैं जो डिफॉल्टर है। डिफॉल्ट बैंक ने किया, ना कि एसएससी ने करके चला है, जो एक्चुअल कस्टमर है उसने करा है। तो बैंक ने ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो बच्चों उसकी गलती है, उसके खिलाफ एक्शन होकर चलेगा डिफॉल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपके पास नंबर 6, X is an agent of NR in India। X एक एजेंट है एनआर का, तो एनआर तो है ही एसएससी, बोले यस और नो? लेकिन एजेंट डीम टू बी क्या बनेगा, एसएससी। तो एजेंट को टैक्स पे करना है, तो इसलिए वो डीम टू बी क्या बनेगा, एसएससी। वो अपने लिए एसएससी नहीं है, दूसरे के लिए क्या होगा, असेस होकर चलेगा, और कोई टैक्स बनेगा तो उसको दे के चलना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा रूल ना बनाते, नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता, कभी भाग जाता, हम किसको पकड़ते, यूनिट इंडियन गारंटर। ठीक है, दैट इज एजेंट, आपको इंडियन गारंटर चाहिए, और वही उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या करेगा, डिस्चार्ज करके चलेगा। लिखा। फिर नंबर 7 पॉइंट, एक्स डाइड ऑन 10/12/21 हैविंग एन इनकम ऑफ ₹10 lakhs। टैक्स जो भी ड्यू है आपका, तो एक्स का टैक्स जो एक्स तो था ही, एसएससी बोली यस और नो? लेकिन जो सन ऑफ एक्स है उसकी डेथ के बाद जब जब फादर की टैक्स पे करने की बारी आएगी, वो अगर बनता होगा तो लीगल हायर डीम टू बी क्या बनेगा, एसएससी बनेगा। चाहे लीगल हायर स्टूडेंट क्यों ना हो, तो फादर की लायबिलिटी पे करने के लिए वो डीम टू बी क्या बनेगा, एसएससी बन के चलेगा। समझ आया बच्चों पॉइंट? थ्योरी के लिए एक लास्ट टॉपिक है एसएससी, मैं आपको बोल रहा हूं इस चैप्टर में से हमें टोटल 3 या 4 क्वेश्चन निकलेंगे थ्योरी के लिए। तो मैंने मार्क कर दिया, थ्योरी वर्ड लिख दूंगा मैं उसके ऊपर, बाकी सारा नॉलेज के लिए होगा, और जो टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट अभी आएगा 1-2 क्लास में, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, और 4 क्वेश्चन बनते हैं जनरली, एक आधा क्वेश्चन पेपर में हिट कर जाता है 2-3 नंबर में कि एसएससी क्या होता है, और 1-2 टॉपिक और है, अभी आगे आके चलेंगे। अब एक जर्नल पॉइंट, एक जर्नल पॉइंट लिखते हैं।
बच्चों ये हमारे पास टैक्स डिपार्टमेंट है और ये एक पर्सन है, पर्सन कोई भी हो सकता है, फर्म, कंपनी। जब डिपार्टमेंट इसकी असेसमेंट करेगा, बच्चों एक मिनट सभी देखो, इनकम टैक्स वाले जब किसी की असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट एक प्रोसीजर है जहां पे आपकी इनकम, आपके डाटा को चेक किया जाता है, तो आप क्या बन जाएंगे, असेसी। और जब आप असेस होंगे तो क्या बन जाएंगे, असेसी। और असेसमेंट कौन करता है, असेस बाय, जो असेस करता है वो असेसिंग ऑफिसर होता है, एओ होता है। कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर। तो बहुत जगह लॉ में वर्ड होगा एओ विल असेस, एओ विल असेस, एओ विल असेस, एओ विल असेस। तो एओ मींस असेसिंग ऑफिसर। जो ऑफिसर है वो जो प्रोसीजर होता है उसको असेसमेंट बोलते हैं, और जिसकी असेसमेंट हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं। अब देश में ये है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये जेसी, ये एसीडीसी, ये आईटीओ, ये इंस्पेक्टर। सिंपल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स का। देश में ये है असेसिंग ऑफिसर। आपको बताता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। जैसे करनाल है एग्जांपल, यहां पे लगभग, यहां पे हमारे पास 4 से 5 वार्ड्स है। वार्ड है, वार्ड जैसे वार्ड नंबर 1 है, जो भी ये रेलवे रोड की साइड, पुराना शहर है, रेलवे रोड की साइड का एरिया है करनाल में, सदर बाजार, हांसी चौक, रेलवे रोड, रामनगर, ये सारे वार्ड 1 में आते हैं। सेक्टर 13 जहां भी आप बैठे हो, ये वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर क्या है, करनाल का 2 है। आगे थोड़ी और बाईपास के निर्मल कुटिया के बाहर चले जाएंगे, वार्ड 3 शुरू हो जाएगा, और आसपास के छोटे मोटे गांव वार्ड नंबर 4 में कवर होने शुरू हो जाएंगे, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इस तरह से होता है। और एक सर्कल होता है, सर्कल में एसीडीसी बैठते हैं। ये होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स क्या ऑफिसर, ठीक है। जो छोटे वो, हर वार्ड में एक आईटीओ होता है, हर वार्ड में एक आईटीओ मिलेगा आपको, जो उसका हेड होता है, जो असेस करता है, जो असेस करता है आपकी इनकम्स को। तो आपके करनाल में मान लो 5 वार्ड है तो 5 आईटीओ होंगे एग्जांपल, और एक सर्कल होगा। सर्कल में ये लोग बैठते हैं, एसीडीसी और जेसी बैठते हैं। ये थोड़ी बड़ा डाटा देखते हैं, जैसे कंपनीज का, फर्म्स का जो डाटा चेक करते हैं एसीडीसी और ज्वाइंट कमिश्नर, और जो इंडिविजुअल्स हो गए, ये हो गए, इसकी एक लेवल छोटे हो गए, मीडियम हो गए, तो वो आईटीओ देखते हैं। देश में ये अथॉरिटीज हैं जो सभी की असेसमेंट करती है। समझ आया पॉइंट। और असेसमेंट करके वो अपना ऑर्डर पास कर देती है, जिन पे उनको हर किसी का इनकम टैक्स में केस नहीं लगता। 2 तरह की असेसमेंट होती है। एक होता है आपको बिना बुलाए असेसमेंट करना, वो डिपार्टमेंट के पास जहां जहां से इंफॉर्मेशन पहुंची होती है उसके बेस पे वो असेस करके अपना ऑर्डर क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। वो तो सिंपल सी बात है। और एक होती है डिटेल असेसमेंट, फिर आपको सारी किताबें, लेजर, कैश बुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेके जाना पड़ता है। जैसे ऑडिट होता है ना, वैसे आपकी चेकिंग होती है एक एक आइटम की। तो नॉर्मली 5% का एक केस लगता है हिंदुस्तान में। वैसे आपको बता दूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असेसमेंट के रूल्स पास कराए पार्लियामेंट से, तो आज आईटीओ के पास पावर है, इनके पास ये किसी का भी केस लगा सकते हैं, किसी का भी, विदाउट एनी रीजन। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी आपका मेरा आपका केस लगा सकते हैं। समझ आई बात। 4 सेक्शन है देश में असेसमेंट के, फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन एक सेक्शन के अंदर पावर है, ये किसी का भी केस लगा सकते हैं, बाकी 3 में पावर नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने बोला पार्लियामेंट में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसका मिसयूज नहीं होगा। देश में 5% का ही हम केस लगाएंगे बड़ी मछली का, या जिस पे शक होगा, सबका केस नहीं लगाएंगे। सबका केस नहीं लगता। डिपार्टमेंट असेस जरूर करता है अपने सॉफ्टवेयर से, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उससे चेक कर लेता है, बस क्रॉस चेक। लेकिन केस सबका नहीं लगता। केस में तो फिर सीए भी जाता है, पेश होता है, एडवोकेट जाता है, क्लाइंट के बिहाफ पे पेश होगा, किताबें लेके जाएंगे, वो अलग बात है। वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये लोग असेस करके अपना ऑर्डर पास कर देते हैं, और फिर यहां से आप हारते हो। इसकी एक पैरेलल अथॉरिटी होती है, सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। यहां से हारते हो तो इसके पास अपील जाती है, फिर यहां से हारते हो ट्रिब्यूनल के पास जाती है, फिर हाई कोर्ट, और फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट। समझ आया पॉइंट। कमिश्नर और ये दोनों अलग अलग अथॉरिटी, ये अपील अथॉरिटी है जो इनके ऑर्डर की सुनवाई करती है,
फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं वो एक प्रिंसिपल की तरह होते हैं स्कूल के। वो काम कम करते हैं, करते तो हैं, मैनेज ज्यादा करते हैं, नीचे वालों को मैनेज क्या करते हैं ज्यादा। सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के हाथ में है। तो कमिश्नर करनाल में बैठते हैं आपकी नॉलेज के लिए, और कुरुक्षेत्र और पानीपत कमिश्नर साहब नहीं बैठते। तो जितने भी लोग हैं पानीपत कुरुक्षेत्र के, उनको काम होता है कमिश्नर से करनाल आते हैं वो लोग, तो करनाल वहां पे एसीडीसी तक बैठते हैं, जेसी तक बैठते हैं। तो कमिश्नर जो है वो हेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, समझ आई बात। और इसके ऊपर फिर चीफ कमिश्नर, और उसके ऊपर फिर सीबीडीटी, बीच में डायरेक्टर जनरल भी आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर सीबीडीटी आ जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्सेस, समझ आई बात। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मैं समझाना ये चाहता हूं आपको कि देश में यही लोग हैं जो देश में, ये लोग अमीर बहुत हैं, सारी रिश्वत यही चलती है देश में, समझ आई। इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि आपने टैक्स देना है, तो आपके ऊपर ब्लेम तो लग गया, एक बार लग गया ना, अब छुड़वाओ, यहां जाके छुड़वाओ, यहां छूट गया ठीक है, यहां जाओ, यहां छूट गया यहां जाओ, लड़ते रहो कोर्ट्स में जाके। तो सबसे मोटी कमाई यहां पे है, समझ रहे हो बात मेरी। लोग चाहते हैं मैटर यही रफा दफा हो जाए, करोड़ों रुपए की रिश्वत ऑफर होती है यहीं पे आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि यही पर्सन है जिसने ऑर्डर क्या करना है, पास करके चलना है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने बच्चों ई प्रोसीडिंग शुरू कर दिया है इंडिया में। इस समय इनकम टैक्स के केसेस फिजिकली प्रेजेंस से नहीं हो रहे, ईमेल से रिप्लाई देना पड़ता है आपको, समझ आई बात। ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है। तो पहले क्या था, पहले तो हम सीए डिपार्टमेंट में जाता था फिजिकली, एडवोकेट जाता था और कोई जो भी प्रोफेशनल जा सकते हैं, अब आपको फिजिकली नहीं जाना होता। अब ई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, खासकर इनकम टैक्स कोर्स की तो ई प्रोसीडिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई पूरी तरह, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स में शुरू हो गई हैं कि आप लोग यहाँ पे मतलब कि ईमेल से रिप्लाई, वहां पर रिश्वतखोरी थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई। किसी को पता ही नहीं कौन सा असेसिंग ऑफिसर इसको डील करके, आप पता कैसे होता है, करनाल वालों को केस मिलेंगे कहाँ के, साउथ वालों के, साउथ वालों को कहाँ के मिलेंगे, करनाल के, तो पता नहीं होता असेसिंग ऑफिसर कौन है, समझ आया पॉइंट। तो ये थोड़ी सी रिश्वत वाले काम कम हो गए, इससे कलेक्शन देश में क्या हो रही है, तेज होकर चलेगी फ्यूचर के अंदर। नोट करिए इसको। तो ये डिपार्टमेंट के लोग नहीं होते, ये एप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन मैं बनाया इसलिए कि आपको समझ आने के लिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर नहीं काम करते, ये एप्लाइड अथॉरिटी कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स किसी के अंडर नहीं होते, किसी के डिसीजन मानने को बाउंड नहीं होकर चलते। नोट करिए। चलें, चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बच्चों कि पर्सन क्या होता है। तो एसएससी की डेफिनेशन 2(7) में हमने पढ़ ली है। अब पर्सन क्या होता है इनकम टैक्स में ना बच्चों, पर्सन को हमने बोला एसएससी एक पर्सन होता है, तो पर्सन को 7 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स को पर्सन वाइज डिपार्टमेंट ने डिवाइड किया 7 कैटेगरीज में।
तो अलग अलग टैक्सेशन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इस तरीके से। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में उसको 7 कैटेगरी में बांटा गया है देश के अंदर इनकम टैक्स में, और उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए। कुछ रूल्स तो सबके लिए कॉमन है और कुछ रूल्स सबके क्या हैं, अलग अलग हैं, आपकी नॉलेज के लिए। तो 231 में क्या होता है, पर्सन चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, और 7 कैटेगरी में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, 7 पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। नंबर ए, इंडिविजुअल, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एक्स है, वाई है, एक्सेट्रा। नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे एक्स है, वाई है, तो आप और मैं सब नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं। तो हम सारे इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में, जो हम खुद अपने नाम से कमाते हैं, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आके चलता है। पॉइंट समझ आया सभी को? सेकेंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी डिटेल लेटर आएगी। तो जहां पे पूरी फैमिली का बिजनेस है, जहां पूरी फैमिली का बिजनेस है उसको हम बोलते हैं एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बच्चों, जैसे आपको माँ बाप से चलता चला है बिजनेस मिल गया, सुनो, कोई बिजनेस आपको अपने माँ बाप से चलता चला है मिल गया, चॉइस आपके अपने नाम से ले जाओ या अपनी एचयूएफ बना लो, एचयूएफ बना लो। इंडिया में एज सून एज द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन होता है, एचयूएफ कम इनटू क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। और इनकम टैक्स में क्रिएट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है, ऊपर ऊपर से बताता हूं कैसे, पूरा चैप्टर आगे जाके, इसलिए डिटेल नहीं बात कर रहा। जैसे आप ना चाहते हो अब एचयूएफ बनाओ, तो आपको अपने एंसेस्ट्रल पूर्वजों से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, चाहे 1 रुपया मिले। तो आप दिखा देते हो पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब वो आपकी इच्छा, आप अपनी इंडिविजुअल में ले जाओ या अपनी एचयूएफ बना लो, चॉइस आपकी है। तो आपने उसकी एचयूएफ बना ली, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, उसका एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा और उसकी डेट आ जाएगी उसके एग्रीमेंट की, और उसके बेस पे इंडिया में पैन नंबर अप्लाई हो जाएगा। पैन नंबर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, और पैन नंबर के बेस पे सेविंग बैंक का खाता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, आपका सेविंग बैंक का खाता खुल जाएगा। अब एचयूएफ के अंदर ना, जो आप खुद कमाते हो, जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं इनकम कमा रहा हूं, तो ये इनकम मैं अपनी इंडिविजुअल की इनकम है, मेरी एचयूएफ में कभी भी नहीं जा सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे घर दिया, मुझे मान लो एफडी दी, तो वो मेरी इच्छा में अपने में ले जाऊं या कहां ले जाऊं, एचयूएफ में। फायदा ये होता है, इंडिविजुअल को 2.5 लाख की स्लैब मिलती है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं होता। ऐसी एचयूएफ को अलग स्लैब मिलती है, कितने की, 2.5 लाख की। तो हम एचयूएफ क्यों बनाते हैं, टैक्स बचाने के लिए। अगर सारी इनकम मैं अपने में जोड़ लूंगा इंडिविजुअल में, तो बच्चों मेरी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का बर्डन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 2.5 लाख तक जैसे टैक्स की छूट है, स्लैब मिलती है, आगे जाके पढ़ेंगे स्लैब क्या होता है 1-2 लेक्चर में, तो उसका बेनिफिट हमें मिलकर चलता है। एचयूएफ में अलग छूट ले लेते हैं, उसमें अलग छूट ले लेते हैं, इनकम को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो उसको एचयूएफ बोलते हैं। फिर तीसरा, कंपनी, तीसरा आपके पास कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। आप सुनिए, कंपनी लॉ में पब्लिक और प्राइवेट होता है। कंपनी लॉ में बच्चों पब्लिक और क्या होता है, प्राइवेट होता है। लेकिन यहां पे पब्लिक प्राइवेट नहीं होता, यहां पे डोमेस्टिक और क्या होता है, फॉरेन होता है। टैक्सेस में यहां पब्लिक प्राइवेट वर्ड कम यूज होता है, यहां डोमेस्टिक फॉरेन वर्ड ज्यादा यूज होता है। डोमेस्टिक कंपनी देश में कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी। जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट में हुआ है वो ऑलवेज डोमेस्टिक है, वो ऑलवेज क्या है, डोमेस्टिक है। तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक कंपनी। टाटा बिरला इंडिया की रजिस्टर्ड एंड ऑल आर डोमेस्टिक कंपनी, आपके नॉलेज के लिए। उसके अलावा एक और है, अगर कोई कंपनी, सुनना बात ध्यान से, कोई कंपनी फॉरेन की है
और वो इंडिया में आके डिविडेंड डिक्लेयर करती है। भारत में फॉरेन कंपनी ने पैसा कमाया और इंडिया में आके इंडियन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तो अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कहां पे आके? इंडिया में, जबकि डिक्लेयर जनरली वो कहां करते हैं? फॉरेन में। अगर वो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो बच्चों देश में वो भी क्या बन जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। और अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में डिक्लेयर नहीं करेगी तो फिर वो क्या बनेगी? फॉरेन कंपनी बनेगी। अब आप में से किसी का क्वेश्चन आया, सर ये जो पेप्सी इंडिया है, ये फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी? तो इंडियन कंपनी है। अगर फॉरेन वालों ने इंडिया में सब्सिडरी बना के इंडिया में नई कंपनी बना दी, वो तो इंडिया बन जाएगी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? जैसे उनको लगता है आईपीएल चल रहा है, मान लो इंडिया में, मान लो आईपीएल आने वाला है भारत में, तो वो लोग क्या करते हैं? भारत में आईपीएल आने वाला है तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे आईपीएल आ रहा है तो हम आईपीएल के अंदर क्या करें कि 2 महीने का हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला आईपीएल के अंदर, तो हम 2 महीने क्या करें? 2 महीने के लिए हम इंडिया में जाएं, कोई एक्टिविटी करके आ जाए। इंडिया में नई कंपनी क्यों बनाएं? तो वो फॉरेनर एज अ फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है 2-4 महीने के लिए काम करने के लिए और पैसा कमा के चले जाते हैं, तो वो बनती है फॉरेन कंपनी। जिसने बनना होता है ना, परमानेंट इंडिया में काम करना होता है, परमानेंट, वो तो इंडिया में सब्सिडरी बनाएगा, वो एज अ फॉरेनर क्यों काम करके चलेगा? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है? ज्यादा। डोमेस्टिक कंपनी पे 25 और 30% है, तो फॉरेन कंपनी पे 40% का टैक्स का क्या है? रेट है। तो इसीलिए जैसे किसी ने टेम्परेरी कोई काम करना होता है वो एज अ फॉरेनर कर लेता है, परमानेंट में तो वो सब्सिडरी बनाकर चलेगा ही चलेगा भारत के अंदर। तो लिखते हैं कंपनी विच हैज मेड arrangement for declaring and paying dividend within India out of income chargeable to टैक्स इन इंडिया। तो भारत के अंदर एक कंपनी जो पैसा कमा रही है उसमें से डिविडेंड दे रही है, तो बच्चों फॉरेन कंपनी देश में क्या बन जाएगी? डोमेस्टिक बन जाएगी। लेकिन अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, एक कंपनी जो डोमेस्टिक है ही नहीं, जो डोमेस्टिक है ही नहीं आपकी नॉलेज के लिए, फिर तो वो फॉरेन है, फिर तो वो क्या है? फॉरेन। इन पे टैक्स का रेट 25 या 30, 2 स्लैब है, उस पे टैक्स का रेट कितने परसेंट है? 40% है, आपके नॉलेज के लिए। समझ आया पॉइंट सभी को? चलें आगे। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, आ कंपनी इन विच, इसी के आगे, इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली interested or is not substantially interested। एक कंपनी जहां पे पब्लिक जो है ना वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, जहां पे पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट होता है वो होती है वाइडली हेल्ड कंपनी, और जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट कम होता है वो होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी। इसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी।
समझ आया पॉइंट? अब देखो आप पॉइंट समझेगा बच्चों। टैक्सेस में भी दोबारा डोमेस्टिक फॉरेन तो एक बात हो गई, लेकिन कई बार ये होता है कि ये रूल प्राइवेट कंपनी पे लगेगा या पब्लिक कंपनी पे। अगर ऐसा लिखना हो उनको कि ये रूल प्राइवेट पे लगेगा या पब्लिक पे, आपके नॉलेज के लिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, आपके नॉलेज के लिए वर्ड दिया है, एक कंपनी जहां पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मतलब पब्लिक का पूरा पैसा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं टैक्स में वाइडली हेल्ड कंपनी, और लॉ में बोलते हैं क्या, पब्लिक कंपनी। और जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, शेयर्स निजी लोगों के पास हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्या, प्राइवेट कंपनी। तो वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी और क्लोजली हेल्ड क्या, प्राइवेट। तो ये वर्ड लिखा आता है, ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है जहां पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या वाइडली हेल्ड नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, तो इसका मतलब वाइडली हेल्ड इक्वल टू क्या है, पब्लिक कंपनी होकर चलेगी। पॉइंट आया समझ में सभी को? फिर नंबर डी, फर्म में पार्टनरशिप फर्म है और एलएलपी है। फर्म में पार्टनरशिप फर्म है और एलएलपी है बच्चों। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्म, जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म में पार्टनरशिप फर्म भी एलएलपी, मतलब देश में पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लगभग एक आधा डिफरेंस जरूर है, रूल्स क्या है, सेम है। पार्टनरशिप फर्म इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म एंड क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ आया पॉइंट सभी को? फिर नंबर ई पॉइंट, फिर नंबर ई पॉइंट, नंबर ई आ रहा है एओपी ऑब्लिक बीओआई। एओपी ऑब्लिक बीओआई, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एओपी ऑब्लिक बीओआई। अब सुनिए, पहले एक बार सुनिए बच्चों। अकाउंट्स में आपने वर्ड सुना होगा जॉइंट वेंचर। दो लोग मिले एक टेम्परेरी काम के लिए, नॉट वेरी परमानेंट, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। टैक्स में जॉइंट वेंचर नहीं बोलते, एओपी और क्या बोलते हैं, बीओआई बोलते हैं। देश में बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का मतलब होता है बच्चों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब सुनिए, इसमें क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक कंपनी मिलकर काम कर रही है जॉइंट वेंचर में, तो बन जाएगी एओपी, और सिर्फ उसमें इंडिविजुअल नेचुरल ह्यूमन बीइंग होंगे तो बन जाएगा बीओआई। अब आप कहोगे सर फर्म में और इनमें फर्क क्या है? सुनिए, दो लोग इकट्ठे हुए, चाहे वो कंपनी वाले हैं चाहे नॉन कंपनी है, इंडिविजुअल है, अगर वो मिलके पार्टनरशिप डीड बना लेंगे तो फर्म की कैटेगरी में चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ बच्चों, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर वो दो लोग इकट्ठे होते हैं और डीड नहीं बनाते तो बन जाएंगे क्या, एओपी ऑब्लिक क्या, बीओआई। तो दो लोग, तीन लोग, चार लोग इकट्ठा हो रहे हैं पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया, आपस में बस पता है क्या है, लेकिन कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं लिखा, कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा, तो वो लोग बन जाएंगे बच्चों बीओआई, अगर उसमें इंडिविजुअल होंगे, और नॉन इंडिविजुअल क्या बन जाएंगे, एओपी। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं इस तरीके से। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो लोगों को पकड़ा, वो किसी की सड़क बना रहे थे, मतलब आधा किलोमीटर की सड़क थी, दो लोग मिलके बना रहे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया, भाई तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस बताओ। उन्होंने कहा सर हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हम दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमें 10 लाख का प्रोजेक्ट मिला, हम 10 लाख रुपए लेके अपना हफ्ते 10 दिन में करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको कैसे असेस करेगा, बीओआई। क्या करेगा, बीओआई, क्योंकि वो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और जो दो लोग मिलकर काम करते हैं इधर कंपनी और फर्म, लेकिन ना वो कंपनी बना रखी है ना उन्होंने क्या बना रखी है, फर्म, तो उनको कैसे असेस करेंगे? इंडिविजुअल में असेस नहीं कर सकते, एचयूएफ में असेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए है क्या, बीओआई। उन दोनों को क्या मान लिया जाएगा, बीओआई मान लिया जाएगा। और वो अगर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल ऐसे होता, तो उसमें नॉन इंडिविजुअल भी होता, तो वहां पे क्या हो जाता, एओपी होकर चल जाता। समझ आया पॉइंट? तो ज्वाइंट वेंचर होता नहीं, कई बार दिवाली आ रही है, दो लोगों ने मिलकर सोचा चलो पटाखे लगा लेते हैं एक दुकान, और हफ्ते की दुकान लगाई, पैसे कमा के साइड हो जाते हैं,
तो कल को वो पकड़े जाएं तो डिपार्टमेंट कैसे सेस करेगा, बीओआई या एओपी की तरह सेस करेगा। ऐसा ना करते, क्योंकि उन्हें एग्रीमेंट तो बनाया नहीं हुआ, टेम्परेरी काम था, पैसा तो कमाया, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बोलिए यस और नो। तो असेस किस सेक्शन में करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस में करेंगे, उसके लिए एओपी और क्या है, बीओआई का स्टेटस दिया है डिपार्टमेंट ने। लिखते हैं एओपी, when persons combine together for promotion of joint enterprise they are accessible as an AOP। तो उनको असेस करते हैं एज ए क्या, AOP। इफ दे डू नॉट constitute a partnership, in order to constitute an association, person must join for a common purpose and their object must be to produce income। पर्पस क्या होना चाहिए उनका, कॉमन, और पैसे कमाने की इंटेंशन होनी चाहिए। सोशल वर्क कर रहे हैं फिर नहीं कुछ कहेंगे उनको, ठीक है ना, पैसे नहीं कमा रहे, पैसा कमाना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए उनका, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और इट इज नॉट इनफ दैट पर्सन्स receive the income jointly, co-hires, co-donees, joining together for a common purpose would be chargeable as an AOP। और AOP can consist any person as member, मतलब उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ज्वाइनिंग टुगेदर हो, सिर्फ पैसे इकट्ठे नहीं कमाने, पर्पस भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और इसमें नॉन इंडिविजुअल भी होकर चल सकते हैं, पर्सन, एनी पर्सन, ये नहीं लिखा इंडिविजुअल, पर्सन में तो 7 कैटेगरी आती है, कुछ भी होकर चल सकता है। एबीसी एंड कंपनी एक फर्म एंड एक्स प्राइवेट लिमिटेड join together to carry on construction activity without agreement, एओपी। एक फर्म कंपनी इकट्ठे हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एओपी, अगर एग्रीमेंट नहीं बन के चला तो।
समझ आया पॉइंट? चलें आगे। फिर BOI, अब बताओ BOI में सिर्फ कौन होंगे? इंडिविजुअल्स। और जरूरी नहीं है कि इसमें पर्पस इनका क्या हो? कॉमन हो। EOP में पर्पस क्या होता है? कॉमन होता है। इट डिनोट्स द स्टेटस of person like executors or trustee who merely receive income jointly and who may be accessible in a like manner and to same extent beneficiaries individually. It denotes the status of person like executor, trustee who merely receive income jointly and they are accessible as beneficiaries like individually. मतलब इनको इनकम इकट्ठी आती है पर पर्पस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना? इनका पर्पस सेम हो भी सकता है तो इनको असेस किया जाता है एज अ क्या? BOI। आगे लिखते हैं इसके आगे, दस को एग्जीक्यूटर्स और को ट्रस्टीज are accessible as BOI. Income tax shall not be payable by an assessee in respect of receipt of share of income by him from BOI and on which tax has already been paid by BOI। मतलब समझाता हूं, एक बार लिख लो। म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशंस, कोई ट्रेड की एसोसिएशन है, कोई मेंबर्स क्लब है, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, कॉमन पर्पस और मे नॉट बी देयर। कॉमन पर्पस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहली बात तो इसमें इंडिविजुअल होता है और पर्पस कॉमन हो भी सकता है। देखो क्या है, दो जनों को एक जगह से इनकम आ रही है इकट्ठी और दोनों इकट्ठे एग्रीमेंट नहीं लिखा तो BOI है, पर पर्पस सेम हो भी सकता है और नहीं। वो अपने कुछ काम अलग भी कर सकते हैं, कुछ काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, तो वो असेस हो जाता है एज अ क्या? BOI। ठीक है, हमें इसको लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है, ठीक है? ये पॉइंट और उसके दो पॉइंट वहाँ नॉन इंडिविजुअल होते हैं और पर्पस कॉमन, बस यही बात है। और कुछ खास से समझना है, लर्न नहीं करना।
चलें आगे, डन है। बच्चों फिर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये एक बीओआई है, इसने प्रॉफिट कमाया और इसने इसके ऊपर टैक्स पे भी कर दिया, सरकार को जो रेट होता है पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने प्रॉफिट अपने मेंबर्स को, जो बचा हुआ जो बैलेंस प्रॉफिट है वो अपने मेंबर्स को वो इसने शेयर कर दिया, शेयर गिवन। होता ही ऐसे है भाई, हिस्सा तो मेंबर का है, बीओआई ने पैसे कमाए, अलग एंटिटी है, उसने टैक्स पे कर दिया, जो बचा था उसने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनका हिस्सा। तो बोलिए इसके हाथ में दोबारा टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ये प्रॉफिट, तो बच्चों इसके हाथ में प्रॉफिट क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। एक प्रॉफिट पे एक ही बार टैक्स जाएगा, वो जा तो चुका है, दे तो दिया, और फिर वो बचा हुआ पैसा तो इन्हीं का ही तो है टैक्स देने के बाद, तो दोबारा टैक्स नहीं लगकर चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। देखो यही उन्होंने कहा, इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाय एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम बीओआई ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय बीओआई। डबल टैक्स होने लगेगा एक इनकम पे। बच्चों आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पेरेंट ने जो पैसा कमाया, पैसे के ऊपर टैक्स पे कर दिया, और उसके बाद जो बचा वो उन्होंने आपको दे दिया, क्या आपकी इनकम बन जाएगी? बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता, समझ आई बात? तो ये तो उन्हीं का शेयर है, उन्हीं को ही मिलना है, तो टैक्स नहीं लग के चलता। पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल 2, लिखा। अच्छा एक और बात शुरू से ही, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर एलएलपी है, एक ही बात है। इसमें एक होता है प्रॉफिट, एक होता है पार्टनर सैलरी, और एक होता है पार्टनर इंटरेस्ट, ठीक है। ये तीन चीजें मिलती हैं पार्टनर को फर्म से। ये फर्म पे करती है पार्टनर को तीन चीजें, प्रॉफिट, सैलरी और क्या? इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन आता है जो प्रॉफिट होता है उस पर दोबारा टैक्स तो लगेगा नहीं, वो क्या है? एग्जम्प्ट है, फर्म टैक्स दे चुकी है। लेकिन जो पार्टनर सैलरी होती है एंड इंटरेस्ट जो है वो इसके हाथ में क्या होता है? टैक्सेबल। और इसका हेड होता है पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन वाला हेड होता है पीजीबीपी। समझो पहले, एक मिनट समझो फिर लिखो मत, प्लीज समझो। देखो बच्चों ये फर्म का P&L है, यहां पे सैलरी डाली या इंटरेस्ट डाला पार्टनर का, ऐसे करने से प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए यस और नो। और प्रॉफिट कम हुआ और उसके ऊपर आपने क्या पे कर दिया? टैक्स पे कर दिया। तो एक का खर्चा दूसरे की क्या? इनकम। समझ आई बात? एक का खर्चा दूसरे की इनकम, पर ये इस पे ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, दोबारा थोड़ा फॉरेन पार्टनर टैक्स देके चलेगा। दूसरा पॉइंट, वैसे देश में ना जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम सैलरी हेड में जाती है। बच्चों किस हेड में जाती है? सैलरी। लेकिन पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट सैलरी हेड में ना जाके बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी के हेड में जाती है। पेपर में आने लायक टॉपिक है, 1 नंबर के ओएमआर के अंदर। पार्टनर की सैलरी पीजीबीपी में जाती है, ऐसा क्यों? वो सुनिए। पार्टनर फर्म का मालिक होता है, ना कि क्या होता है? एम्प्लॉई। और जो एम्प्लॉई को सैलरी मिलती है वो जाती है सैलरी हेड में, और मालिक को जब सैलरी मिलती है किस हेड में जाती है? पीजीबीपी। ये ध्यान रखना, ये ओएमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरू से ही माइंड आपका सेटअप किया है। तो ये तीनों बातें समझ आई, लिंक समझ आया? एक का खर्चा दूसरे की क्या? इनकम, और हेड क्या होगा? पीजीबीपी। वैसे कोई बोले मुझे सैलरी इनकम आ रही है तो किस हेड में जाएगी? सैलरी। लेकिन पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट किस में जाता है? पीजीबीपी, बिकॉज वो ऑनर है, ना कि वो क्या है? एम्प्लॉई है। आपकी नॉलेज के लिए नोट करिए, P&L बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी नोट कर लीजिए।
समझ आया बच्चों पॉइंट? माइंड सेटअप है? चले आगे, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट। ई तक लिखा था ना, देखना हमने, एफ है ना ये हेडिंग। एफ, लोकल अथॉरिटी। देश में ये भी एक पर्सन है जिसमें म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कमिश्नर्स। तो बच्चों देश में ना, आपके नॉलेज के लिए, म्युनिसिपैलिटी, जिसको म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पोर्ट कमिश्नर बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी के नाम से असेस होती है। इसकी अलग हेडिंग है। और लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक बार इस समझो, एक बार इस समझो, बस इसको लिखेंगे अगली क्लास में, एक बार समझ लो इसको, क्योंकि इतना टाइम फिर खत्म हो जाएगा क्लास का। बच्चों देश में ना, जिनकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, देश में जिनकी अलग से कोई भी कैटेगरी नहीं है, जिन लोगों की अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, और वो लोग जिनकी अलग कैटेगरी नहीं है, वो सारे एजीपी के अंदर आएंगे। जैसे जो लोग आर्टिफिशियल क्रिएटेड इन द आइज ऑफ लॉ, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, वो इसमें आएंगे। जैसे कंपनी भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर उसकी अलग से कैटेगरी है, बोलिए यस और नो, तो वो तो वहां चली गई। जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है उसकी अलग से कैटेगरी नहीं है। जितने भी देश के मंदिर हैं, मंदिर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, जो कंपनी में नहीं आते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट कंपनी आप बना सकते हो, पर आपने नहीं बनाई, ट्रस्ट बनाई, सोसाइटी बनाई, आप आओगे आर्टिफिशियल जुडिशियल क्या पर्सन में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आर्टिफिशियल जुडिशियल किसके अंदर आएंगे? पर्सन में, अगर उनकी अलग से कैटेगरी नहीं है। अब जैसे किसी ने बनाया डीपीएस स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी में चला गया। बट अगर किसी ने, देखो दयाल सिंह कॉलेज है, ये ट्रस्ट बनी हुई है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बनी है, अलग से कोई कैटेगरी तो है नहीं ट्रस्ट की, आर्टिफिशियल जुडिशियल क्या आएगी? पर्सन की कैटेगरी में आकर चलेगी। एक बार लिख भी लेते हैं इसको, थोड़ा सा ही पॉइंट है, चलो समझ आया मीनिंग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। एजेपी आर नॉट natural persons but are separate entities in eyes of law. This is a residual category, could cover all artificial persons not falling under any other category of persons, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल, टेम्पल एक्सेट्रा, जिसकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं। समझ आया बच्चों पॉइंट? तो जिसकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं है वो आएगा इसके अंदर। समझ आया पॉइंट सभी को?
कितने कैटेगरी है बच्चों? 7। इंडिविजुअल अलग, एचयूएफ अलग, फर्म एलएलपी अलग, कंपनी अलग, एओपी बीओ अलग, लोकल अथॉरिटी अलग और आर्टिफिशियल जुडिशियल क्या पर्सन अलग कैटेगरी है। तो कोई डाउट है इसमें पूछिए। अभी हम इसमें इतना ही करेंगे, एक बार देख लो प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिए। बीओआई में एग्जांपल है ट्रेड एसोसिएशन। देखो ट्रेड, 4 लोगों ने मिलके कोई एसोसिएशन बना ली कि हम किसी ट्रेड की लेबर एसोसिएशन है, कोई एसोसिएशन है, तो 4 लोग इंडिविजुअल है, उसमें कोई डीड तो लिखी नहीं, तो और वो पैसा कमा रहे हैं उस एसोसिएशन बना के, तो वो बन जाएगी क्या हमारे पास? बीओआई। मेंबर्स क्लब, 4 लोगों ने मिला के अपना क्लब बना लिया, क्लब डीड नहीं लिखी, तो वो क्लब की जो भी इनकम आएगी वो सारी क्या होगी? आपके नॉलेज के लिए बीओआई में क्या हो जाएगी? असेस होकर चल जाएगी। ये तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ देख लो, डन है बच्चों, पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें पूछिए। चलिए बस इसमें इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।